हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग 6 स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं आपकी सोशल साइंस बुक का, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, जिसका मतलब होता है कि हम अर्थ पे हमारे जो प्लेसेस हैं उसको लोकेट कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत से पहले एक बहुत अच्छा कोट जो आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट एक हमारे इंडियन मैथमेटिक्स थे और एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने ये बोला था, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज स्पेरिकल. इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रीचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक. नाउ इसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आर्यभट्ट को उसी टाइम पे करीब 500 सीई कॉमन एरा के आसपास उनको ये पता था कि जो ग्लोब था, ये जो ग्लोब होता है वो अर्थ का एक मॉडल होता है जो स्पेस में स्टैंड करता है। अर्थ जो है स्पेस में है और अर्थ वाटर से बना है। अर्थ मतलब लैंड, फायर एंड एयर से बना है। ये एक स्पेरिकल शेप का प्लैनेट है। ये चीज़ उनको 500 कॉमन एरा के टाइम पे ही पता थी। और इनको ये भी पता था कि हमारा जो अर्थ है वो ऑल टाइप ऑफ क्रीचर से भरा हुआ है, जैसे टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं और एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले क्रीचर्स हैं। इसके साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के एंड तक आपको ये बिग क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आने लगेंगे, ठीक है, कि मैप क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे यूज़ किया जाता है किसी भी लोकेशन को मार्क करने में, एंड हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, कैसे लॉन्गिट्यूड जो है टाइम मैनेज करने में या टाइम बताने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दैट इमेजिन यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। आप वहाँ पर प्लेसेस कैसे फाइंड करोगे? तो उस प्लेसेस को फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप किसी लोकल इंसान से पूछ लो, या तो आप उसके लिए मैप देख लो। अब जैसे आजकल के बच्चे तो गूगल मैप्स भी चलाते हैं, है ना। पिछले ग्रेड्स में आपने पढ़ा था, थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि मैप होते क्या हैं। तो इसमें आज हम और डिटेल में इसको जानेंगे। तो चलिए एक गेम खेलते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। दिस मैप इज़ ऑफ अ स्मॉल सिटी, ठीक है। नाउ आप जस्ट ट्रेन से उतरे हैं जो रेलवे स्टेशन के पास है और आपको बैंक विज़िट करना है, ठीक है, जो मैप में ऑलरेडी मार्क्ड है। आपको बताना है कि आप किस वे जाओगे या कोई अदर पॉसिबल रास्ता है क्या, फिर गार्डन कहाँ है, स्कूल कहाँ है और म्यूज़ियम कहाँ है। नाउ इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम बैंक टू मार्केट, विच वे विल यू गो? दिस इज़ वेयर द मैप कम्स इन हैंडी। तो अगर आप इस शहर में नए हो और आपको जानना है कि रेलवे स्टेशन से आप बैंक कैसे जाओगे, बैंक से आप पब्लिक पार्क कैसे जा सकते हो, म्यूज़ियम कैसे जा सकते हो, स्कूल कैसे जा सकते हो, ये सब आपको कौन हेल्प करेगा जाने में? मैप हेल्प करता है। तो बेसिकली मैप जो होता है इज़ अ लाइक अ ट्रेजर गाइड, ठीक है। वो मदद करता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कौन सा डायरेक्शन लेना है, किस वे में मुड़ना है। नाउ इट शोज़ यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम। ये हमें बताता है कि चीज़ें कहाँ हैं और हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है। अगर आप ऊपर एक नोटिस करें, ये 4 एरो दिए हुए हैं हमें। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये 4 एरो हमें किस टाइप से मदद करते हैं, एंड वी विल soon see how they point to some specific directions and make map even more helpful. कैसे ये हमारी मदद करते हैं मैप को पढ़ने में और मैप से हेल्प लेने में। लेट्स एक्सप्लोर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब हम पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको विद आंसर्स पढ़ने वाले हैं। नाउ अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। एक मैप क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो with simple example we have understood कि map is a representation or a drawing of some area. तो map या तो representation होता है या तो drawing होती है एक area की। अब वो area कैसा हो सकता है? That area may be a small area or a bigger area or a very large area. So small area में you can have a village or a town. Bigger area में you can say it is a district का map हो सकता है, state का map हो सकता है। या बहुत लार्ज मैप आपको या तो इंडिया का मिलेगा या तो वर्ल्ड का मिल सकता है, पूरे वर्ल्ड का। ये जो मैप होता है बेसिकली ड्रोन व्यू होता है। कैसे? क्योंकि ये मैप इट्स अ व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। आप टॉप से अगर कोई चीज़ देखते हो तो वैसे ही मैप ड्रॉ किया जाता है टॉप व्यू से। अब एटलस होता है एक, एटलस जो होता है इट्स अ बुक विच इट्स अ बुक ऑफ मैप्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मैप्स, ठीक है।
जब आपको एक ही बुक में बहुत सारे मैप्स दिखते हैं तो उसको एटलस बोलते हैं। ठीक, अब मैप्स कितने टाइप के होते हैं, अब हम पढ़ेंगे सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत इजीली पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए। अगर आप डेफिनेशन ऐड कर दो तो 4 या 5 मार्क्स के लिए आपसे मैप और उसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं। नाउ फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो होता है विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स, जिस मैप में सिर्फ नेचुरल फीचर्स दिखाए जाते हैं लाइक माउंटेन्स, ओशियंस और रिवर्स। स्पेसिफिकली जो इसके लिए होता है वो होता है फिजिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप में यू विल सी डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट और बाउंड्रीज और सिटीज़। जब आप कभी स्टेट या पॉलिटिकल मैप में बेसिकली स्टेट, बॉर्डर्स, सिटीज़ दिखाई जाती हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अ मैप ऑफ इंडिया विथ ऑल सिटीज़, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। अगर ऐसा कोई मैप होगा जिसमें आपको सिटीज़ दिख रहे होंगी, स्टेट्स दिख रहे होंगे, उनके कैपिटल्स दिख रहे होंगे, तो वो आपका पॉलिटिकल मैप हो जाता है। थीमेटिक मैप जो होता है वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मैप है जिसमें पॉपुलेशन के बारे में दिया हुआ है, जिसमें आपको मार्क किया हुआ है कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और किस एरिया में सबसे कम पॉपुलेशन है। तो अगर यूपी मार्क्ड है, बंगाल मार्क्ड है इन अ डार्क कलर, और राजस्थान मार्क्ड है इन अ वेरी लाइट कलर, गोवा मार्क्ड है इन अ वेरी लाइट कलर, तो इसका मतलब ये थीमेटिक मैप है और ये बताता है पॉपुलेशन के बारे में। वैसे ही फॉरेस्ट कवर भी हो सकता है। मान लीजिए मध्य प्रदेश और मेघालय बहुत डार्कली मार्क्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब इन स्टेट्स में हमारे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है। तो जब आप किसी एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। ना, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ मैप्स। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। जो कंपोनेंट्स ऑफ मैप है वो भी 3 है। पहला है डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। तो किसी भी मैप को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कैसे नापेंगे आप। ठीक है, डायरेक्शंस कौन सा होगा, वेदर इट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और सिंबल, अगर मान लीजिए स्कूल बना है तो स्कूल का सिंबल क्या होगा, बिकॉज एक्चुअली बिल्डिंग की पिक्चर तो हम नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि मैप विल बी वेरी स्मॉल और उसमें इतनी सारी जगहों के पिक्चर्स लगाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो लेट अस सी कैसे मैनेज किया जाता है। चलिए, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। इतना बड़ा इंडिया, उसको एक सिंगल शीट ऑफ A4 शीट में कैसे कन्वर्ट कर देता है हम लोग। तो वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्केल, नॉट योर स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है, बट ऐसा ही कुछ। तो होता क्या है, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं दैट ईच सेंटीमीटर ऑन अ मैप एज प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। Let us suppose it is 500 meter. We say that the scale is 1 centimeter is equal to 500 meters. ठीक है, अब जो स्केल होता है इस बेसिकली आपका 1 सेंटीमीटर मैप में कितने किलोमीटर या कितना मीटर है। तो डिपेंड्स ऑन आप कितना बड़ा एरिया कवर कर रहे हो। अब जितना बड़ा कवर करोगे उतना ही 1 सेंटीमीटर बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो आपने बहुत ही बड़ा एरिया कवर किया तो 1 सेंटीमीटर कैन बी 1 किलोमीटर, 1 centimeter can be 1000 किलोमीटर, इट कैन बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स टोटली ऑन कि आप मैप कहाँ का बना रहे हो। ठीक है, अब ये कैसे मार्क किया जाता है, देखो मान लो आपने यहाँ से यहाँ रोड बनाई, ठीक है, तो अगर मैं इसको स्केल से चेक करूँगी ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये इस कंडीशन में कितना होगा मुझे पता चल जाएगा कि भैया ये है 1 किलोमीटर होगा ये। ठीक है, अगर आपने दूसरा मैप बनाया और उसमें आपका स्केल था 1000 किलोमीटर्स, 1 सेंटीमीटर का, तो जब मैं 1 सेंटीमीटर चेक करूँगी, ये अगर मैं 2 सेंटीमीटर हुआ, ये 2 सेंटीमीटर का लाइन है, मान लो रोड है, तो ये रोड कितनी बड़ी होगी, 1 सेंटीमीटर है तो 1000 किलोमीटर, या 2 सेंटीमीटर है तो 2000 किलोमीटर। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्केल हाउ मच यू हैव टेकन टू मेक द मैप। टर्न द मैप ऑफ इंडिया इन 5.2 इन चैप्टर 5 यू विल सी इन योर बुक। तो उसमें एक कॉर्नर में रूलर की मदद से बनाया गया है 500 इज रिटन, सो द लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। सो बेसिकली आपकी जो 5th चैप्टर में जो मैप है उसका जो स्केल है वो 2.5 सेंटीमीटर जो है वो 500 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड दिखाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपने कितना स्केल चूज़ किया है। ठीक है, नाउ
So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. अगर आपको पता करना है कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है तो कैसे पता कीजिएगा? विद द हेल्प ऑफ स्केल, कि हाउ मच स्केल दे हैव टेकन. 1 centimeter is equal to imagine 5 kilometers. So this will be your scale. Let us turn to the 4 arrows. Now I have already told you कि ऐसा कुछ मार्क था ऊपर, है ना. वो जो मार्किंग है, वो जो एरोज हैं, वो बेसिकली आपको डायरेक्शंस बताते हैं. ये 4 पॉइंट्स आपको डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं. जो सबसे पहला है नॉर्थ टॉप पे, उसके बाद अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आपको ईस्ट मिलेगा, साउथ मिलेगा और वेस्ट मिलेगा. जैसे ये नॉर्थ है, हमेशा याद रखिएगा मैप के टॉप पे हमेशा नॉर्थ लिखा होगा, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप मैप सीधा देख रहे हैं. ठीक है. सो नॉर्थ हमेशा मार्क रहेगा हर एक मैप में. और अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें तो आपको ईस्ट मिलेगा, फिर आपको साउथ मिलेगा, फिर आपको वेस्ट मिलेगा. ठीक. अब ये तो होते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस. जो 4 डायरेक्शंस हमने पढ़े, इनको कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है. अब मान लीजिए कि मुझे ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कि कार्डिनल्स पॉइंट्स होता है, कार्डिनल डायरेक्शन होता है. अगर मान लो कुछ यहाँ पर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट या नॉर्थ? तो इसलिए हमने बनाया इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट. जो साउथ और ईस्ट के बीच में होता है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट. जो वेस्ट और साउथ के बीच में होता है उसे बोलते हैं साउथ वेस्ट. और जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट. आप हमेशा याद रखना, आप इसको वेस्ट नॉर्थ नहीं लिख सकते या इसको वेस्ट साउथ नहीं लिख सकते. जब भी नॉर्थ साउथ कहीं आता है, मेंशन होता है, तो वो सबसे पहले मेंशन होगा. अगर ईस्ट और नॉर्थ के साथ मेंशन हो रहा है तो वो होगा नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट नॉर्थ नहीं हो सकता. ठीक है. सो यू हैव टू कीप इन दिस माइंड. नाउ most maps simply have an arrow marked with a north direction and which points out the north direction. So basically हर मैप में साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं लिखा होगा, सिर्फ एक चीज़ लिखी होगी नॉर्थ. और आपको हमेशा पता कर लेना है कि नॉर्थ के राइट साइड में हमेशा ईस्ट रहेगा और लेफ्ट साइड में हमेशा वेस्ट रहेगा. ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं सिम्बल्स पे. सिम्बल्स जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. क्यों? क्योंकि our map has small drawings of actual buildings and a few other elements, but there would not be enough space on the map of large city or country to draw them all. So अभी जो हमने मैप देखा उसमें तो भैया स्कूल का भी ड्राइंग था, पब्लिक पार्क का भी ड्राइंग था, म्यूजियम का भी ड्राइंग था. पर अगर हम लार्ज सिटी को एक मैप में कन्वर्ट करते हैं या मैप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल. ठीक है. क्योंकि बड़े बड़े सिम्बल्स और छोटी छोटी जगह में कैसे सेटअप होंगे. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज़ सिम्बल्स. ड्राइंग की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? सिम्बल यूज़ करते हैं. जो सिम्बल्स होते हैं वो अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग होते हैं. जैसे रेलवे स्टेशन के लिए अलग सिंबल होगा, स्कूल के लिए अलग होगा, पोस्ट ऑफिस के लिए अलग होगा, जो कि कम जगह घेरेंगे और हमें बता भी देंगे कि वो क्या है. रोड्स के लिए अलग होगा, रेलवे लाइंस के लिए अलग सिंबल होगा, नेचुरल एलिमेंट्स के लिए जैसे रिवर है, पॉन्ड है या फॉरेस्ट है, उसके लिए अलग अलग सिंबल्स हमने डिटरमिन किए हुए हैं और फिक्स होते हैं ये. इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ अवेलेबल ऑन द मैप. सो इससे हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो लिमिटेड स्पेस में हम कवर कर सकते हैं. अब to make map more easily understood by variety of users. Now I am an Indian, so I understand कि भैया इंडिया में स्पेसिफिक सिम्बल्स हैं. मान लो कोई बाहर से आया, फॉरेनर है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि भैया सिंबल कैसे हैं. तो किस चीज़ का सिंबल क्या है? तो हमारी द सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, इन्होंने क्या किया? सिम्बल्स को फिक्स कर दिया कि फ्रॉम द होल इंडिया इफ़ यू आर मेकिंग अ मैप and you are making a post office, you cannot make a post office like this or any building. You have to write PO for post office. This is the only way you have to represent your post office, and this is fixed by the survey of India. This can be of 1 mark question. ठीक है. A small selection of them is shown in figure 1.2. ऐसे तो बहुत सारे symbols हैं, but कुछ symbols आपको दिखाए जाएंगे.
एक रेलवे लाइन का सिंबल है, ठीक है। रेलवे लाइन 2 टाइप की होती है बेटा, एक्चुअली 3 टाइप की होती है, पर तीसरी टाइप खत्म हो चुकी है अब। ब्रॉड गॉज, ब्रॉड गॉज होती है जिसमें जो 2 लाइंस होती है ना रेलवे लाइंस, वो थोड़ी दूर दूर होती हैं, इसको बोलते हैं ब्रॉड गॉज। तो इसका सिंबल है ये। एक होता है मीटर गॉज, मीटर गॉज के जो बीच का डिफरेंस होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, ब्रॉड गॉज से, तो इसलिए मीटर गॉज। एंड फिर रेलवे स्टेशन का सिंबल ये रहा, ठीक है, ऐसे बॉक्स टाइप का रहेगा ना। रोड्स में मेटल और अनमेटल्ड होती है, मतलब मेटल मतलब पक्की रोड और अनमेटल मतलब कच्ची रोड, जैसे नहीं होते टूटी फूटी टाइप्स की, वो। बाउंड्रीज में वी हैव इंटरनेशनल बाउंड्रीज विथ डिफरेंट कंट्रीज, तो आपका सिंबल ये रहेगा। स्टेट्स के बीच की बाउंड्रीज को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट को आप बिल्कुल सिर्फ सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम गोज विथ रिवर, वेल, टैंक, कैनल एंड ब्रिजेस। नाउ देखो, रिलीजियस प्लेसेस के लिए भी हमने अलग अलग मार्क किया हुआ है। टेम्पल ऐसे, चर्च, मॉस्क एंड अपना चैत्री, चैत्री इज़ फॉर डिफरेंट रिलीजन। नाउ पोस्ट ऑफिस जो है वो पीओ की तरह मार्क होगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस जो होता है वो पीटीओ लिखा जाएगा, और पुलिस स्टेशन पीएस के से मार्क किया जाएगा। नो बिल्डिंग विल बी मेड, कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ ये लिख दिया जाएगा, तो आप समझ जाइए कि ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल है। अगर यहाँ कोई सेटलमेंट है, किसी भी मैप में एक विलेज आ सकता है, एक टाउन आ सकता है, तो सेटलमेंट को ऐसे दिखाया जाएगा बिल्डिंग्स की हेल्प से, ठीक है, छोटी छोटी एल शेप बिल्डिंग्स की। और ग्रेव यार्ड है ये। सेम गोज विथ ट्रीज एंड ग्रासेस, ठीक है। अगर फॉरेस्ट एरिया है तो इस ऐसे बहुत सारे ट्रीज बना दिए जाएंगे पूरे एरिया को कवर करके। दिस आर बेसिकली द सिम्बल्स विच आर यूज्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, और पूरा इंडिया इसी को यूज़ करता है। मैपिंग द अर्थ, अब हम अर्थ की बात करेंगे एज अ होल। अभी हम मैप की बात कर रहे थे छोटे से एरिया की, अब हम अर्थ को कैसे मैप करेंगे। तो इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, वाई, बिकॉज हमारा प्लैनेट जो है वो फ्लैट नहीं है। फ्लैट नहीं है तो, अब फ्लैट नहीं है तो क्या है, तो इट इज़ स्पेयर। इट्स नॉट, इट्स एक्चुअली नियरली स्पेयर। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट स्पेयर जैसा नहीं है, परफेक्ट स्पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि पोल्स जो है ना बेटा, पोल्स ऊपर और नीचे हमारे पोल्स होते हैं, उसमें ये फ्लैट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ्लैट है, तो इसलिए इट्स नॉट टोटल स्फेरिकल ना। तो स्पेयर को एक फ्लैट शीट में रिप्रेजेंट करना इज़ नियरली नॉट, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। जैसे मान लो कि आप एक ऑरेंज को पील करो, ठीक है, और उस ऑरेंज के पील को निकाल के एक रेक्टेंगल शेप देने की कोशिश करो, आप कभी नहीं कर पाओगे उसको बिना टीयर करे, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, ठीक है। सो दैट्स वाई वी यूज़ ग्लोब टू रिप्रेजेंट आर India, sorry, to represent our earth, because globe is also sphere and our earth is also sphere. So this may be a map of earth, the moon, planet Mars, stars, constellations in the sky. So जो globe होता है वो अलग अलग planets का हो सकता है, earth का हो सकता है, moon का भी हो सकता है, Mars का हो सकता है, stars का भी होता है, ठीक है, उसके लिए अलग से globe बनाया जाता है। Now the physical object, like the one shown in the drawing of the next page, is a sphere that is generally made up of metal, plastic और cardboard. तो ये जो आपकी drawing है, ये ग्लोब है आपका। ग्लोब मेटल से भी बनाया जाता है, कार्डबोर्ड से भी बनाया जाता है और प्लास्टिक से भी बनाया जाता है, ठीक है। इट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब ग्लोब जो है हमारे अर्थ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है, बिकॉज दे हैव द same structure. Now because of the globe and the earth have the same spherical shape, the globe will better represent the geography of earth than a flat map. तो इसीलिए अब हम कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। नाउ हमें क्या करना है, अर्थ पे जगह के बारे में पता करना है कि ये जगह एग्जैक्टली कहाँ पे है अर्थ पे। तो हम कोऑर्डिनेट्स की मदद लेते हैं, किसकी? कोऑर्डिनेट्स की। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो देखो बहुत इजी है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, एक सिटी मार्केट है, उसमें बहुत नीटली रोज़ में शॉप्स हैं, बहुत नीट रोज़ हैं और सेम साइज़ की सारी शॉप्स हैं। आपका एक दोस्त आपसे मिलना चाह रहा है, तो आपने उसे बोला कि बट एक्चुअली आपका फ्रेंड जो है यहाँ पर मार्केट में नया है, ठीक है, और उसको शॉप नहीं पता कि आप कहाँ मिलने बोल रहे हो उसको। तो आपने उसको डायरेक्शंस बताए कि देखो, meet me at 7 PM at 7th shop in the 5th row from the entrance.
अब आपने उसको डायरेक्शन दिए, चलो उस डायरेक्शन को बनाते हैं। आपने बोला कि 6 बजे मुझे मिलना है एंट्रेंस से, ये एंट्रेंस है मान लो, वहाँ से एंटर करेगा, और 5th रो में, तो हम रोज़ बनाते हैं, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी और 5th रो हो गई है, ठीक है। आपने बता दिया कौन सी रो है। अब इट कैन नॉट बी द 5th रो, है ना, दिस इज़ द ओनली 5th रो, चलेगा। अब आपने बोला कि अब ये 5th रो बहुत लंबी हो सकती है, अब यहाँ पे कहाँ, तो आपने बोला 7th शॉप, तो बिकॉज यहाँ पर सारी शॉप्स एक ही शेप की थी, तो आप कहाँ जाओगे, 7th शॉप पे जाओगे, ठीक है। 4 हो गई, 5, 6 और यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन आपने बता दिया, ठीक है। वेरी प्रिसाइजली यू डिटरमाइन योर लोकेशन टू योर फ्रेंड। नाउ ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं चेस बोर्ड का। So the record moves by advanced player later are placed alongside the main pieces from A to H. See the image and the number from 1 to 8 in between the two sides. This simple system allow players to mark each square and record every move. तो बेटा जो एडवांस प्लेयर होते हैं ना चेस के, वो क्या करते हैं, अपने मूव्स को मार्क करते हैं। मूव्स को मार्क करना मतलब कि उन्होंने कौन सा, ये जो बोर्ड में से जो ये हैं, जैसे हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया या पॉन हो गया, इसको कहाँ से कहाँ तक चला है, ठीक है, तो वो मार्क करके रखते हैं ये। सो दिस सिस्टम अलाउज देम टू मार्क वेयर दे हैव डन और वेयर दे हैव मूव्ड। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब मान लो आपने एक बहुत सिंपल सा मूव किया, आपने क्वींस पॉन को 2 स्क्वायर फॉरवर्ड किया, जैसे सो द पॉन इज सेट टू हैव मूव फ्रॉम D2 टू D4। अब आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करो, बहुत ईजी है, ABCDEFGH तक है ये, और 1 2 3 4 7 8, ठीक है। नाउ D से D2 विल बी दिस एंड D4 विल बी दिस। कैन दिस बी D4? नो, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, ये E4 हो जाएगा, ये F4 हो जाएगा, है ना। सो एक ही जगह का एक ही नाम होगा, एक ही ब्लॉक का एक ही नाम हो सकता है, 2 नाम नहीं हो सकता, ठीक। सो इससे आप एग्जैक्टली बता सकते हो, आप इमेजिन तक कर सकते हो कि वो कौन सी लोकेशन पे मूव करना आपको बोला जा रहा है। इन द सेम वे दीज 2 एग्जाम्पल्स टेल यू अबाउट द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कैसे आप 2 लाइंस का यूज़ करके या 2 कॉलम्स का यूज़ करके आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। वैसे ही हमारे अर्थ में भी लोकेट किया जाता है। तो देखिए, थैंक्स टू दीज 2 कोऑर्डिनेट्स, देयर 2 coordinates, the stationary shop as well as the chess square on the chess board can be precisely determined. कौन सी लोकेशन पे आना है ये पता कर सकते हैं। यही सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो वर्ल्ड मैप में भी यूज़ होता है टू डिटरमाइन द लोकेशन, ताकि हम लोकेशन पता कर सकें मैप में। तो अब हमें 2 लाइन्स चाहिए या 2 कॉलम्स चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, तो ये 2 कॉलम होते हैं लैटिट्यूड एंड वन मोर इज देयर लॉन्गिट्यूड। देखो 2 लाइन्स हैं, एक लाइन है लेटी हुई, एक लाइन है लंबी लंबी सी। तो जो लेटी हुई लाइन होती है बेटा वो होती है लैटिट्यूड, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। सो लेट्स जस्ट रिटर्न टू द ग्लोब। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। वाई? बिकॉज हमेशा याद रखो नॉर्थ पोल सबसे टॉप पे होगा, ठीक है। अगर एक ग्लोब है उस बहुत अच्छा नहीं है पर ठीक है काम चला लो, जो सबसे टॉप पे होगा वो होगा नॉर्थ पोल और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा साउथ पोल। सो रोटेट द ग्लोब वाइल इट रोटेट्स, द फिक्स्ड पॉइंट एट द टॉप एंड द बॉटम आर द 2 पोल्स। ग्लोब के हमेशा टॉप और बॉटम पे क्या रहेगा बेटा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल रहेगा, ठीक है। हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर, नोट द सर्कल मार्किंग इट। सो इन दोनों के बीच में एक लाइन जाती है, लेटी हुई लाइन, ठीक है, तो इसलिए लैटिट्यूड है। ये लंबी लाइन को अलग बोला जाता है, ये हम हाफ वे की बात कर रहे हैं। तो अगर नॉर्थ और साउथ के एकदम बीच के सेंटर की बात करें तो ये लाइन होती है हमारी इक्वेटर। इस लैटिट्यूड लाइन को जो बिल्कुल बीच से अर्थ की गुजरती है वो होती है इक्वेटर। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने आइडेंटिफिकेशन मैप को लोकेट करने के लिए बनाई है। अब ये जो इक्वेटर है एंड travel towards one of the poles, your distance from equator increases. So latitude measures this distance from equator. Now see, ये होता है, अब यहाँ से अगर आप यहाँ मूव किए तो आप यहाँ पर एक लाइन बना दो,
तो इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, पहले आप यहाँ पे थे, फिर आपका इक्वेटर से डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, फिर आप यहाँ से यहाँ गए, तो फिर आप एक लाइन बना लो, आप और दूर हो गए इक्वेटर से। तो बेसिकली लैटीट्यूड आपको मदद करता है कि आप इक्वेटर से कितनी दूर हो। ठीक है, मान लो इक्वेटर 0 डिग्री है, जो होता है इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप यहाँ से 10 डिग्रीज ऊपर गए तो ये क्या हो गया, 10 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ है, इक्वेटर जो है वो आपको 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। ऊपर वाला बिकॉज ये नॉर्थ पोल के पास होता है इसलिए बोलते हैं इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला साउथ वाले डायरेक्शन में होता है इसलिए बोलते हैं इसको सदर्न हेमिस्फेयर। अब ये 10 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। अगर आप इक्वेटर से नीचे गए, नीचे की तरफ 10 डिग्री गए, तो ये 10 डिग्री साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में आप जाते हो, अगर आप साउथ की तरफ जाते हो तो आप उस डिग्री और साउथ लगा दो, और आप अगर नॉर्थ की तरफ जाते हो तो आप 30 डिग्री नॉर्थ लगा दो। ठीक है, नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रैवल यू कैन ड्रॉ इमेजिनरी लाइन एंड रन ईस्ट एंड वेस्ट। आप यहाँ से एक लाइन खींचो यहाँ तक, वो आपका लैटीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, एंड इट शुड बी पैरेलल टू इक्वेटर। नाउ सच अ लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड। क्योंकि ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और ये सारी लाइंस लैटीट्यूड हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। इन सारी लाइंस को पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड बोलते हैं। और एक स्पेशल लाइन होती है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। नाउ एंड इट इज़ ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द अर्थ। ये जो होता है बेसिकली एक सर्कल होता है, ठीक, अर्थ को कवर करता होता है। Now again it is easy to note on a globe that largest circle is equator। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो सबसे लंबा लाइन कौन सा है, इक्वेटर वाला। अगर आप यहाँ भी जाते हो तो इक्वेटर से थोड़ा सा छोटा हो जाता है ना, देखो छोटा हो गया। तो सबसे जो लार्जेस्ट सर्कल होता है वो इक्वेटर होता है। While the circle marked by the parallels of latitude grows smaller as we move towards northward or southward। और जैसे जैसे या तो हम नॉर्थ में या तो साउथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये लाइंस जो है छोटी होती जाती हैं। ठीक है, ये जो लैटीट्यूड्स हैं उसका डिस्टेंस छोटा होता जाता है। लैटीट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इक्वेटर को हम 0 लैटीट्यूड मानते हैं, 0 डिग्री मानते हैं। और अगर आप लैटीट्यूड ऑफ द 2 पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसलिए ये अगर ग्लोब है तो 0 डिग्री हमारा इक्वेटर रहेगा, और यहाँ जो पॉइंट रहेगा नॉर्थ पोल का वो होगा 90 डिग्री, और यहाँ जो पॉइंट रहेगा वो होगा साउथ पोल का 90 डिग्री। ठीक है, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लैटीट्यूड्स एंड क्लाइमेट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाते हो वैसे वैसे आपका एरिया कोल्ड होते जाता है। ठीक है, कोल्डर होते जाता है एक्चुअली। अब मान लो ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के बच्चा आसपास के एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। ये जो जोन होता है इसमें गर्मी होती है। ठीक है, ये गर्म जोन होता है, यहाँ पर बहुत हॉट होता है क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज इस एरिया पे हमेशा पड़ती रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया टॉरिड जोन। अब इससे ऊपर वाले जो लैटीट्यूड हैं, ठीक है, इससे जस्ट ऊपर वाले जो लैटीट्यूड है उस एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेट जोन। ये जो जोन होता है ये मॉडरेट टेम्परेचर वाला होता है, इसका क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी। ठीक, अब इससे ऊपर वाला जो एरिया होता है इस एरिया को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में बहुत ठंडी होती है क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज होती हैं ये बहुत कम पहुँच पाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 जोन हैं जो क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, टॉरिड बहुत गर्मी, टेम्परेट मॉडरेट टेम्परेचर, एंड फ्रिजिड जमने वाली ठंडी। ठीक है, और आप साइंस में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप डिफरेंट सीजन्स की एक्सपीरियंस करते हैं, आप डिफरेंट क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक, तो ये है आपका इक्वेटर, और ये जितनी भी लेटी हुई लाइंस हैं इसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड हमारी बेचारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है और इसको बोलते हैं लॉन्ग लॉन्ग लाइंस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नाउ इमेजिन दैट यू ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल।
by the shortest possible line. Observe the globe, you will see that instead of passing through Europe and Africa, from here to here, you can move towards South Pole from Europe to Africa. But if you move that same distance from Asia, the distance will be same. ठीक है, the distance will be same. These lines are called meridians of longitude. जैसे हमने parallels of latitude बोला था ना, वैसे ही इसकी parallel lines को हम क्या बोलते हैं, meridians of longitude. ये lines दिख रही है आपको, ये 1 2 3 4, ये है meridians of longitude because ये सारी long long lines हैं. ठीक है, ये हो गया. They are all half circle running from one pole to another. ये एक पोल से दूसरे पोल में जाती हैं, हाफ सर्कल बनाती हूँ. ठीक है. Now you will also learn in science that Earth spins on its axis. अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे मूव करता रहता है. ठीक है, गोल 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 वैसे. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. To put it simple, let's spray a desk lamp a little away from our globe, focus on it and imagine that this the sun illuminating the earth. Slowly rotate the globe eastward. We can note that some places on the earth it is morning, while other in the midday, evening or night. How we will determine that? देखो, बहुत easy है. मान लीजिए ये हमारा अर्थ है. ठीक है, ये हमारा हो गया अर्थ और ये हमारा हो गया सन. बिकॉज अभी हमारे पास लैम्प नहीं है अभी, तो हम इससे ड्राइंग से काम चलाएंगे. अब सन की रेस पड़ी हमारे अर्थ पे, पर सन की रेस सिर्फ हाफ ऑफ द अर्थ पे पड़ पाती हैं. ठीक, बिकॉज देयर इज़ अ लिमिट. और हाफ ऑफ द अर्थ शैडो में रहता है. दैट शैडो पार्ट इज़ नाइट एंड दिस पार्ट इज़ मॉर्निंग, और this part is having afternoon, and this part is having either evening or either morning. ठीक, is going to be in morning. So the point is कि आप सन के लोकेशन से पता कर सकते हो कि कहाँ पे क्या टाइम हो रहा है या कैसा विच टाइम ऑफ द डे है. नाउ किसी एरिया में वो ब्रेकफास्ट का टाइम हो सकता है, किसी एरिया में लंच टाइम हो सकता है, और थर्ड कंट्री में कोई सो रहा होगा आराम से उसी सेम टाइम पे जब आप जाके ब्रेकफास्ट कर रहे हो. तो दैट इज़ वाई बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस वी विल ऑल्सो मेजर द टाइम ऑफ दैट प्लेस. लेट अस सी हाउ. इट्स वेरी ईजी, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, आप लॉन्गिट्यूड की मदद से ये बता सकते हो कि आपका टाइम क्या चल रहा है. To measure longitude, we need a reference point called prime meridian. अब देखो, जैसे हमने इक्वेटर को सेंटर ऑफ वो बताया था अर्थ, है ना, सेंटर लाइन बताया था लॉन्गिट्यूड का, सॉरी लैटिट्यूड का, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में भी एक सेंटर लाइन है. ये है उसकी लाइन जो होती है 0 डिग्री. जैसे इक्वेटर 0 डिग्री होता है लैटिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड का होता है प्राइम मेरिडियन, ये भी 0 डिग्री होता है. ठीक है, ये कौन सा डिग्री है, 0 डिग्री. यहाँ से शुरुआत होती है, फिर इट कैन बी 10 20 30 40, ये पूरा हाफ सर्कल होता है 180 डिग्री का, और टोटल होती है ये 360 लाइंस होती हैं. ठीक है, 360 डिग्री होता है ये पूरा. आपने प्रोटेक्टर देखा है, आपका जो प्रोटेक्टर होता है वो ऐसा होता है, हाफ होता है, तो 180 डिग्री 0 to 180 डिग्री होता है. वैसे ही आधा हाफ भी इसका होता है, और वो होता है हमारा पूरा अर्थ. ये गोल बन गया ना, वैसे ही. अब देखिए कहाँ थे हम, यहाँ पे. सो हमारे पास एक सेंट्रल लाइन है जो हमने डिसाइड की थी 1884 में. अब 1884 में बहुत सारे नेशंस ने ये डिसाइड किया कि भैया हम एक सिंगल लाइन बनाएंगे जो कि 0 डिग्री पे होगी, और ये कहाँ होगी, ये होगी ग्रीनविच में. ये जो लाइन होगी ये पास होगी ग्रीनविच से, जो एक लंदन का एरिया है बेसिकली, और लंदन कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में. और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन होगा. इट इज़ मार्क्ड एज लॉन्गिट्यूड, और इसी लाइन से बच्चा पूरे अर्थ का टाइम डिसाइड होता है. ठीक है, पूरे अर्थ में अगर आप स्टैंडर्ड मेरिडियन आप टाइम उससे डिसाइड करो तो पूरे अर्थ का टाइम इसी से मैनेज किया जाता है. ठीक है, अब कैसे मैनेज किया जाता है देखो. जस्ट एज लैटिट्यूड is a measure of distance from the equator if you travel towards one of the pole, longitude is the measure of the distance from prime meridian if you travel along the equator.
अब जैसे लैटिट्यूड हमें बताता है कि आप इक्वेटर से कितना दूर हो, है ना। अगर आप यहाँ पर हो तो इक्वेटर से मान लो आप 40 डिग्री दूर हो। वैसे ही लॉन्गिट्यूड आपको क्या बताता है कि आप प्राइम मेरिडियन से कितना दूर हो, ठीक है। तो ये है लॉन्गिट्यूड, आपको बताएगा कि आप प्राइम मेरिडियन से कितने डिग्री दूर हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ हो तो मतलब 20 डिग्री दूर हो सकते हो, 30 डिग्री दूर हो सकते हो, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन जो है हमारे अर्थ को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वो होता है वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। सो ये रहा अर्थ, ये बीच से हमने प्राइम मेरिडियन बनाया। राइट वाला पोर्शन हमेशा ईस्ट होगा और लेफ्ट वाला पोर्शन हमेशा वेस्ट होगा। तो जब भी आप डिग्रीज लिखेंगे आप लिखेंगे आइदर इट कैन बी वेस्ट और आइदर कैन बी ईस्ट। अब देखो न्यूयॉर्क जो है वो 74 डिग्री वेस्ट में है और दिल्ली जो है वो 77 डिग्री ईस्ट में है। यू वांट टू सी दैट मैप। देखो न्यूयॉर्क तो नहीं दिखेगा, देखो दिल्ली, दिल्ली क्या बताया आपको कि कौन से डिग्री पे है, 77 डिग्री ईस्ट, बिकॉज प्राइम मेरिडियन ये रहा, इसका 180 वाली लाइन ये रही, ठीक है। ये जो पूरा हेमिस्फेयर होगा ये है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अगर यहाँ पर हमें ये मार्क करना है कि भैया कौन सा लॉन्गिट्यूड है ये, तो यह 77 डिग्री ईस्ट। अगर आपने यहाँ पर न्यूयॉर्क मार्क किया तो वो क्या होगा, 74 डिग्री वेस्ट, ठीक है। आप कौन से हेमिस्फेयर में हो वो आपको मार्क करना है, ठीक। नाउ वाइल टोक्यो इज इट 140 डिग्री ईस्ट। अब देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। अब with the help of latitude and longitude we will be able to find a place, we will able to locate the area। अब जैसे अगर आप दिल्ली को लोकेट करना चाहते हैं तो वो होगा, दिल्ली की लोकेशन पता है क्या है, दिल्ली है 29 डिग्री नॉर्थ, इट मीन्स इट इज़ इन लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में ये 29 डिग्री नॉर्थ पे है, यहाँ पर 29 डिग्री है ये नॉर्थ, और 77 डिग्री ईस्ट। और इससे एग्जैक्ट लोकेशन क्या मिल गई हमें, दिल्ली की, ठीक है। मान लो कि अगर दिल्ली थोड़ा सा भी ऊपर होता तो ये 77 ही रहता, पर ये डायरेक्शन चेंज हो जाता, इट कैन बी 30, है ना। तो ये हो जाता 77 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो जैसे ही थोड़ी बहुत भी लोकेशन चेंज होगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। मान लो थोड़ा सा और इधर साइड हो गया तो ये लोकेशन बिल्कुल अलग होगा इस लोकेशन से। सो दिस इज हाउ यू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। नाउ दीज वैल्यूज आर राउंड ऑफ, नॉट एग्जैक्ट। वाई? बिकॉज इसमें और भी माइन्यूट पॉइंट में होता है, पता है आपको। तो इससे क्या है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू, अभी आप छोटे हो ना इसलिए आपको इतना ही बताया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। So on page 15, show the parallels of latitude and the meridian of longitude together in a globe as blue lines. All these lines together constitute a grid for the globe. They are also called as grid lines. तो अगर आप ये blue lines देख सकते हैं, ये हमारी हो गई meridians of longitude और ये हमारी हो गई parallels of लैटिट्यूड, ठीक है। इन दोनों को मिला के जो सेंट्रल पोजीशन निकलती है इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ये ग्रिड लाइंस होती हैं जिससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है कि हम मैप में कहाँ हैं। अब देखो ग्रीनविच मेरिडियन जो है, जो सेंट्रल लाइन है प्राइम मेरिडियन, ये कोई पहली प्राइम मेरिडियन लाइन नहीं है। आपको पता है इंडिया में बहुत सेंचुरीज पहले ही हमें ये पता था, हमारे पास खुद की एक प्राइम मेरिडियन थे और उसको बोलते थे मध्य रेखा। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मेरिडियन कब बताया गया है कि भैया ग्रीनविच मेरिडियन रहेगा, वो 1884 में बताया गया है। पर हमारे पास ये 1500 ईयर्स अगो ही हमें पता था कि हमने इंडिया में अपनी एक मध्य रेखा बनाई हुई थी, एक मिडिल लाइन बनाई हुई थी, जो कि उज्जैनी, उस टाइम पे सिटी का नाम था, उज्जैन सिटी का नाम उस टाइम पे उज्जैनी था, जो मध्य प्रदेश की एक सिटी है आज के टाइम पे, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि ये सेंटर है फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मेनी सेंचुरीज। जो
प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं ना, उनके लिए ये लाइन सेंटर मानी जाती थी। और ये लाइन बताया किसने था? ये बताया था वराह मिहिर ने। ठीक है, एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बहुत पहले काम किया था इंडिया में। नाउ इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इंडियन एस्ट्रोनॉमर को उसी टाइम पे पता था कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और कैसे हम इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ज़ीरो और प्राइम मेरिडियन बताते हैं, सो दैट वी कैन कैलकुलेट टाइम। ठीक है, तो उज्जैनी मेरिडियन बिकेम अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेस्ट। सो बेसिकली सेंट्रल लाइन किसको माना जाता था? उज्जैनी को माना जाता था, इंडिया में सिर्फ। ठीक है, वर्ल्ड का नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ इंडिया का था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो जो सेंट्रल मध्य रेखा थी, उज्जैनी मेरिडियन था, उसी के आसपास थी। अब आज के टाइम तक इतना एक्यूरेट नहीं था उस टाइम पे, बट इट वॉज देयर। ठीक है, पीपल न्यू अबाउट इट। सो उज्जैन के पास ही आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट सिटी है इसी लाइन के आसपास मिलेगी आपको। ये थी हमारी मध्य रेखा। ठीक, अब इंडिया से देखो क्या कितनी इंपॉर्टेंट लाइंस गुजरती हैं वो बताया गया है। ये देखो 30 डिग्री वाली लैटिट्यूड है, ये ऊपर से देखो 90 डिग्री वाली और लैटिट्यूड आ रही है, 80 डिग्री वाली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ रही है दोनों। ठीक है, इससे फिर हम ग्रिड सिस्टम की मदद से एक जगह का लोकेशन बता सकते हैं। ठीक, जैसे ये रहा और फिर बीच से एक लाइन जा रही है, तो एग्जैक्टली हम किसी भी जगह का लोकेशन इस ग्रिड सिस्टम से आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड टाइम जोन, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब जो ग्लोब है हमारा रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। हमारे ग्लोब की एक खासियत है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, ये मूव करता है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। ठीक, नाउ एक पूरा टर्न लेने में अगर मैंने यहाँ से शुरू किया, इमेजिन करो प्राइम मेरिडियन से शुरू किया, मुझे एग्जैक्टली एक टर्न लेके वापस आने में लगेगा 24 आवर्स। कितना लगेगा? 24 आवर्स। और पूरा टर्न कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसका एक सिंपल कैलकुलेशन है जो आपकी बुक में पूरा नहीं दिया हुआ है, बट आई वॉन्ट यू टू नो। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। जैसे 360 डिग्रीज है ना, और हमें टाइम कितना लग रहा है? डिवाइडेड बाय 24। अगर हम इसको करेंगे तो हमारा आता है 15। सो अगर हमें 1 आवर में हम कितना कवर करते हैं बेटा? इज इक्वल टू 15 डिग्री का सिंबल आई एम नॉट गेटिंग, बट ठीक है, चलो तो 15 डिग्री कवर करते हैं। तो 15 डिग्री अगर आप इस लाइन से इस लाइन तक गए, ठीक है, ये लाइन से 0 डिग्री से 15 डिग्री तक गए, तो आपको सन को कितना टाइम लगेगा? 1 आवर लगता है। अगर हम इसमें और स्पेसिफाई करें तो देखो, ये तो हमें बता दिया, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ जाननी है कि भैया अगर 1 आवर में हम 15 डिग्री कवर कर रहे हैं तो हम 1 डिग्री जो है वो कितने में कवर करेंगे? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय कितना, हमारे पास कितनी डिग्री अभी? 15 डिग्री है, तो 15 ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो 1 डिग्री बच्चा, हम जो एक सिंगल डिग्री है, बहुत छोटा सा डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ एकदम छोटा सा डिस्टेंस हम कवर करते हैं 4 मिनट्स में। बट टू मेक कैलकुलेशन ईजी, और आपके लिए थोड़ी ईजी कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया? 1 आवर में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर 4 इंटू आप 15 करोगे तो आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, और 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। सो दैट्स वाई हमें बताया जा रहा है कि 1 आवर में हम कितना कवर करेंगे? 15 डिग्रीज। तो प्राइम मेरिडियन से अगर आपकी लोकेशन 15 डिग्री ईस्ट पे है, तो अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 o'clock होंगे, दोपहर के 12 बज रहे होंगे, और आप 15 डिग्री पे लोकेटेड हैं, यहाँ पे हैं, तो आपके यहाँ कितने बज रहे होंगे बेटा? 1 PM। ठीक है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ऐसे ऐसे अप टू 180 डिग्री ईस्ट तक 1 आवर ऐड होते जाएगा। ठीक है,
हर एक 15 डिग्री पे एक आवर ऐड होते जाएगा. नाउ इफ इट इज़ 12 PM और नून एट ग्रीनविच, it is 1 PM local time at 15 degree east, 2 PM in 30 degree east and so on. तो 45 डिग्री ईस्ट पे कितना रहेगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. बट गोइंग वेस्टवर्ड, अब चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि अगर हम ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं तो हम हर एक 15 डिग्री के साथ 1 आवर ऐड कर देंगे. पर अगर हम वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं तो और हम अगेन एवरी 15 डिग्री के साथ 1 आवर डिक्रीज कर देंगे. समझ में आया? अब देखो इसको ड्राइंग से समझते हैं हम लोग कैसे. वाई इज़ इट सो? सो जैसे मान लो कि दिस इज़ आवर अर्थ और अभी यहाँ पर ये जो है ये हमारा प्राइम मेरिडियन है. ठीक है, यहाँ पर बज रहे हैं एग्जैक्टली 12 o'clock. ठीक, यहाँ पर है धूप, एकदम एकदम तेज़ धूप है. यहाँ पर अभी धूप आई नहीं है, 12 बजने में भी 1 घंटा बाकी है इनको, क्योंकि अर्थ ऐसे मूव करेगा है ना. तो पहले ये इसमें धूप आएगी, फिर इस पे धूप आएगी, फिर इस पे धूप आएगी. तो इस साइड पे अभी इतनी धूप आई नहीं है, तो यहाँ पर 11 बज रहे होंगे. ठीक है, यहाँ पर इससे और 15 डिग्री पीछे चले जाओ तो यहाँ पर 10 बज रहे होंगे, और 15 डिग्री पीछे चले जाओ तो वहाँ पर 9 बज रहे होंगे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अभी सन को 1 घंटा और लगेगा यहाँ पर आने में. जब यहाँ 12 बजेंगे तो प्राइम मेरिडियन पे क्या होगा, 1 बज रहे होंगे. तो अगर आप वेस्टवर्ड मूव करते हैं तो आप 1 घंटा माइनस करेंगे, और अगर आप ईस्टवर्ड मूव करते हैं तो आप 1 घंटा प्लस करेंगे, क्योंकि सन यहाँ पर आ चुका है. ठीक है, उसके बाद यहाँ गया होगा. यहाँ सुबह मॉर्निंग हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, उसके बाद यहाँ सन जाएगा तो यहाँ कितने बजेंगे, 7 बजेंगे. ठीक है, इसलिए तो ऐसे ही सन हमने क्या मान लिया कि जब यहाँ पर 12 बजेंगे तो कैसे 15 डिग्री मूव करने पे 1 घंटा आगे, और 15 डिग्री वेस्टवर्ड मूव करने पे -1 आवर होगा. ठीक, इट्स वेरी सिंपल. नाउ द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑफ द अर्थ. तो हम प्राइम मेरिडियन की हेल्प से हर जगह का लोकल टाइम फाइनल करते हैं कि हर एक कंट्री का भैया अपना एक लोकल टाइम होता है. जैसे हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, मान लो गुजरात है यहाँ पर और अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ का लॉन्गिट्यूड अलग होगा, यहाँ का लॉन्गिट्यूड अलग होगा. तो अगर हम ग्रीनविच से इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पर अलग टाइमिंग आएगा, यहाँ अलग टाइमिंग आएगा. और तुम्हें अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की फ़्लाइट लेनी है तो यहाँ पर टाइमिंग अलग, यहाँ पर टाइमिंग अलग, बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाएगी. तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया. क्या किया हमने, स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया, जिससे हमारा पर्सनल लोकल टाइम होगा बेस्ड ऑन मेरिडियन पासिंग थ्रू देम. कैसे, जैसे हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, विच इज़ जो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है ना बेटा, वो एग्जैक्टली इंडिया के बीच से गुजरता है. देखो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की सिटी है ना एक, वहाँ से गुजरता है ये ऐसे यहाँ पे. अब हम यहाँ से और यहाँ से बीच का एक हमने वो चुना लॉन्गिट्यूड, तो हमारा एकदम बीच में आएगा और सारी कंट्री इसी को फॉलो करेगी इंडिया की. ठीक है, तो इसलिए सबका प्राइम मेरिडियन, सबका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है. चाइना वालों ने अलग चूज़ किया हुआ है, इंडिया वालों ने अलग चूज़ किया है. तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो प्राइम मेरिडियन से 5.5 आवर दूर है. तो मतलब अगर यहाँ 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो हमारे यहाँ क्या हो रहा होगा, 5:30 बज रहे होंगे. ठीक है, और पूरी कंट्री सिर्फ यही टाइम फॉलो करेगी. पूरी कंट्री ने अपना टाइमिंग सेट कर लिया है कि भैया इस टाइम पे क्या होगा, 5:30 बजेंगे. पूरी कंट्री में कोई अलग अलग टाइम फॉलो नहीं करेगा. तो इसीलिए दिस टाइम एट ग्रीनविच कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम. ठीक है, जो ग्रीनविच में टाइम हो रहा होता है उसे ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं. और इसी ग्रीनविच टाइम से सब लोग अपना अपना टाइम सेट कर लेते हैं. अपना एक लॉन्गिट्यूड चूज़ करो, वहाँ पर जितना टाइम हो रहा है ग्रीनविच के कंपेरेटिवली वो अपना डिसाइड करो, एंड यू कैन हैव योर टाइम. All the standard times are organized in time zones which broadly follow the zone of 15 degree in the graph.
But let us consider the world map below. We can see that the line dividing the time zones are not fully straight. अब टाइम जोन्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे ये लाइन दिख रही है आपको, इसी को टाइम जोन बोलते हैं। ये जो दो लाइन है ये टाइम जोन, सारी लाइंस जो हैं टाइम जोन डिसाइड करती हैं। पर ये बाकी लाइन सीधी सीधी है, ये लाइन टेढ़ी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आ गया अलास्का का बॉर्डर। अगर आप कंट्री को सीधा मार्क कर दो, अगर ये आपकी लाइन सीधी हो तो क्या होगा, ये बेचारा एरिया कट ऑफ हो जाएगा। तो पूरी ये कंट्री इसको फॉलो कर रही होगी और इसको अलग से कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जब लाइंस बनाते हैं, हम जब टाइम जोन्स बनाते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू कंट्री के मैप के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे जापान कहाँ गया हमारा, देखो जापान यहाँ रहा, ये रहा, मैं रेड कलर लेती हूँ। हाँ देखिए ये रहा हमारा जापान। अब बेचारा हमारा जापान जो है क्रिसेंट मून जैसा है। तो अब ये सीधी लाइन की जगह हमने टाइम जोन कैसे बनाया, हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ताकि पूरी कंट्री ऑफ जापान फॉलो दिस लाइन एंड हैव द सेम टाइमिंग। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम जोन की जो लाइन होती है, डिपेंड्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। इट इज़ नॉर्मल बिकॉज इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन, इट कैन बी थोड़ा इधर उधर, ठीक है, इट कैन बी फ्लेक्सिबल। नाउ ये तो हो गया टाइमिंग की बात। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रिस्पेक्ट ईच country standard time, therefore they tend to follow international borders, so they have to follow the borders, they have to respect the borders of each country. That's why उन्होंने बोला कि ठीक है, we can we should not make it straight. If you have different border area इधर उधर है तो you can make it flexible. The number written inside some countries are the number of hours to be added to GMT, Greenwich Meridian time, to get standard time. If they have a positive sign you have to add it, and if it has a negative sign you have to subtract it. देखो जैसे चाइना में +8 लिखा हुआ है, तो इन्होंने जो प्राइम मेरिडियन अपना स्टैंडर्ड टाइम चुना है वो यहाँ से कितने घंटे दूर है बेटा, ये है 8 घंटे दूर। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एंड टेल मी, अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं और चाइना में 18 बज रहे हैं, मतलब सॉरी 8 बज रहे हैं, तो इनके डिग्री में डिस्टेंस कितना है? ठीक है, 1 घंटे का डिस्टेंस होता है 15, तो 8 घंटे का कितना होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब ये देखिए, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम एज इफ एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम। अब हमें लगता है कि एक कंट्री के पास एक ही होगा, जैसे इंडिया ने एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखा है, होल इंडिया हैव टू फॉलो दैट टाइम, बट देर आर फ्यू कंट्रीज हु आर वेरी बिग, विच आर वेरी बिग बेटा, रशिया, कैनेडा, USA आर टू लार्ज टू हैव अ सिंगल टाइम जोन। इसलिए USA ने क्या किया, दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल कीप 6 टाइम जोन्स, ठीक, और रशिया ने डिसाइड किया कि दे विल हैव 11 टाइम जोन। तो अगर आप यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, मान लो आपने यहाँ से यहाँ की फ़्लाइट ली, तो आपको यहाँ जाके बेटा अपना वॉच का टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ 7 बज रहे होंगे तो यहाँ 6 बज रहे होंगे, तो आप जब फ्लाइट से वहाँ गए तो आपकी घड़ी तो आगे की तरफ मूव कर चुकी होगी, पर आपको बैक करना पड़ेगा अपना वॉच, बिकॉज इट इज़ टू लार्ज कंट्री, दे हैव 11 टाइम जोन्स। तो ये आपसे 1 मार्कर्स के लिए पूछा जा सकता है कि विच कंट्री हैज़ अ लार्जेस्ट टाइम जोन्स। ठीक है, तो यू कैन राइट रशिया। नाउ सिमिलरली the globe in figure 1.9 centered on India shows that standard time with respect of GMT for a few countries. Now finally, while a prime meridian was fixed at Greenwich, prime meridian क्या है, Greenwich, ठीक है, जो 0 डिग्री पे है, अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री पे हमारा है इंटरनेशनल डे लाइन, डेट लाइन, ध्यान देना यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन, बिकॉज यहाँ पे 12 बज रहे हैं दिन के। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बजेंगे बेटा, +12 में रात के 12, और रात के 12 के बाद क्या होता है, डेट चेंज हो जाती है। तो अगर आप यहाँ से क्रॉस करते हैं तो आपको अपना डेट चेंज करना पड़ेगा, ये भी इंटरेस्टिंग है।
और ये भी जो डेट लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है। वाई? बिकॉज रशिया का बॉर्डर आ गया तो उन्होंने थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, और यहाँ कोई आइलैंड आ गया हवाई जैसा तो उन्होंने फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो दिस इज़ डिसाइडेड बाय द होल कंट्री, ठीक है, पूरे वर्ल्ड ने डिसाइड किया ये, इसलिए फ्लेक्सिबल होता है, बॉर्डर्स की वजह से होता है बेसिकली ये। अब देखो, एज यू कैन सी +12 एंड -12 टाइम जोन। हियर इफ़ you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch, because आपकी डेट इसके हिसाब से तो चेंज होगी नहीं, वो अपने हिसाब से चेंज होती है ना। तो देखो, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्टवर्ड जा रहे हो तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट अ डे से, मंडे से आपको संडे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इधर की तरफ मूव कर रहे हो, मतलब यहाँ फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है। एंड इफ़ यू क्रॉसेज ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, यू ऐड अ डे फ्रॉम संडे टू मंडे, और अगर आपने यहाँ से यहाँ गए तो आपको एक डेट आगे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली at 180 degree longitude as it deviates in place to avoid dividing some countries into 2 different days। तो इसलिए हमने रशिया के बॉर्डर के लिए थोड़ा सा उसको चेंज कर लिया, ताकि रशिया जो है 2 दिनों में ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, क्योंकि उससे डिटरमाइन होगा कि वहाँ पर अगर या तो संडे है या तो मंडे है। अब ये समरी देखिए, मैप्स आर वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ अर्थ whether small or large. Main components of maps are distance, direction and symbol. Every place in the earth have a location which can be precisely defined with the help of grid of latitude and longitude. हम इस 2 लाइन की मदद से कहीं का भी लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हर एक लोकेशन की डिग्री अलग आएगी बच्चा। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो ईस्टवर्ड, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। लॉन्गिट्यूड जो होता है ऑल्सो मार्क द टाइम एंड डिफाइन द टाइम जोन। लॉन्गिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी हर एक डिग्री से हम टाइम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है इज़ अप्रॉक्सीमेटली लोकेटेड एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में होता है वो। और ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन बताती है जो चेंज होता है बाय 1 डे, ठीक है। अगर आप एक साइड मूव करोगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, और एक साइड मूव करोगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस चाहिए तो यू हैव टू कमेंट कि यू वांट दिस क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।